हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं। इसका एक जनरल आउटव्यू आप देख ले। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिक्विड इन नेचर है, क्योंकि इसमें लिपिड बाइलेयर है, इसमें ये कोलेस्ट्रॉल है और ये मॉलिक्यूल इसको थोड़ा विस्कस बना देते हैं, जैसे गाढ़ा लिक्विड हो। इसमें आसानी से इनटेक भी नहीं होता, मगर ये बिल्कुल सॉलिड और एक शेप रिजिड भी नहीं है, लिक्विड इन नेचर। ये इसमें लिपिड मॉलिक्यूल हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा। ये उसका हाइड्रोफिलिक हेड है, ये उसकी हाइड्रोफोबिक टेल है और ये 2 मॉलिक्यूल हैं। एक का ये हेड बाहर की तरफ है और एक का ये हेड अंदर की तरफ है। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और ये है हाइड्रोफिलिक हेड। दरमियान में ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स है और हम इसे कहते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल है। माइक्रोफिलामेंट्स ये सेल का इंटरनल पोर्शन है और ये सेल का एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इसमें ये प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जो सेल के आर पार होती हैं, मेम्ब्रेन के बाहर से भी इनका ताल्लुक है, अंदर भी इनका ताल्लुक है। ये प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड हैं। ये बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो बनाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर लगा हुआ है। ये चैनल्स हो सकते हैं, पंप्स हो सकते हैं, इनके ज़रिए से ये रास्ते बने हुए सेल के अंदर आने जाने के लिए मखसूस मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड है और ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन देखें। आउटर मोस्ट बाउंड्री तो है और प्रोकैरियोट यूकैरियोट हर किस्म के सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होना ज़रूरी है और ये सेल वॉल के अंदर मौजूद है अगर प्लांट सेल मौजूद होते हैं। 60 to 80% इसमें प्रोटीन है, 20 to 40% लिपिड है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं और ये कार्बोहाइड्रेट बाहर की सतह पर मौजूद होते हैं। यहाँ देखें, दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलिपिड्स वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच हैं। ग्लाइकोप्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्रोटीन के साथ अटैच हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ आउटर साइड पे मौजूद होते हैं, तो उनकी बड़ी थोड़ी अमाउंट है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दिखाया गया है, दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल in which protein is a continuous layer outside and protein is a continuous layer inside of the cell, and in between these continuous protein layers are hydrophilic and hydrophobic zones of lipid bilayer। तो ये मॉडल पुराना है कि जिसमें कहा जाता है कि ऊपर प्रोटीन की लेयर है, अंदर भी प्रोटीन की लेयर है और दरमियान में सैंडविच है लिपिड बाइलेयर। तो दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन सिर्फ ऊपर नहीं है बल्कि इसके अंदर भी धंसी हुई हैं। अभी हम दोनों मॉडल का मुवाजना करेंगे और ये मॉडल एक्सेप्टेबल है। उसमें चार्ड पोर्स भी प्रोटीन बनाती हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। मसलन ये मॉडल देखें, ये डेविसन ने दिया था और ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। ये हाइड्रोफिलिक जोन है जिसमें ये हेड्स हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं। ये भी हाइड्रोफिलिक जोन है, ये हेड्स हैं, प्रोटीन मौजूद हैं। और ये जो दरमियान वाला जोन है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक जोन। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है ये कंटिन्यूस है, प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को आर पार नहीं करती। जबकि ये देखें, ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है दैट इज़ एम्बेडेड विद हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ प्रोटीन। अब ये यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको 3 डायमेंशनल वे में देखें। ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई है प्रोटीन और ये एक गेट की सूरत में काम करती हैं। अगर इसके साथ एक प्रोटीन और है तो ये एक रास्ता बनाएंगे, एक चैनल बनाएंगे। दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बेंजामिन कमिंग पब्लिशिंग उनसे ये कॉपी किया गया है
कैम्बल्स बायोलॉजी में 4th एडिशन। तो ये रेफरेंस है जो हम लाजमी देते हैं, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई डायग्राम नहीं है, ये हमने कॉपी की है और ये उसका रेफरेंस है। आप लोग भी जब भी कभी भी आपको ऐसे प्रेजेंट करना पड़े जो आप कहीं से लेते हैं तो उसका हवाला लाजमी देते हैं, कभी भी उसको अपने नाम से मंसूब नहीं करते अगर आपकी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है। सो यू हैव टू राइट दी रेफरेंसेस। वो जो पहली डायग्राम थी वो भी कैम्बल से हमने ली थी। ये भी एक टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगेन मैग्रा हिल कंपनीज हैं, उन्होंने इसको पब्लिश किया था, हमने वहाँ से कॉपी किया है, कॉपीराइट मैग्रा हिल। और ये भी वही है कि ये मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको इम्बेड करते हैं, इसके अंदर धंसे हुए हैं। ये बाहर की तरफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बाहर वाला, और ये सेल का इंटरनल मटेरियल है। तो फंक्शंस के हवाले से ट्रांसपोर्ट उसमें बैरियर का काम ये करेगी। ये मेम्ब्रेन वर्क्स एज बैरियर। तो ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू इट। हर एक सब्सटेंस, हर कोई इसमें से हर वक्त नहीं गुजर सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आसानी से गुजर जाएंगे और रेगुलेट करते हैं आयंस की मेंटेनेंस को, आयन की रेगुलेशन मेंटेन रहती है। आयन के गुजरने के लिए लिपिड यूज़ नहीं होती, उसके गुजरने के लिए प्रोटीन के चैनल्स यूज़ होते हैं। गैस मॉलिक्यूल भी आसानी से गुजर जाएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एंड फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, यानी पहले एक जगह पे अमाउंट कम है, दूसरी जगह पे ज़्यादा है और वहीं पे आपने मॉलिक्यूल भेजना है, तो ये अप हिल मूवमेंट होगी। जैसे किसी पहाड़ी पे, किसी ऊंची जगह पे चढ़ने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एनर्जी यूज़ होती है, तो नीचे से ऊपर जाते हैं। लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल आपने, आयंस आपने ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये अप हिल मूवमेंट होगी। ये एक जनरल ओवरव्यू है, इसको आप ज़रूर याद रखें। ये आपकी बुक में नहीं है, मगर आसानी से ये फंक्शंस आप याद कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है तो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये दो तरह की है, जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, जिसमें एनर्जी चाहिए। और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की आ गई, डिफ्यूजन है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन चाहिए, डिफ्यूजन में लिपिड के ज़रिए से वो आसानी से गुजर जाएंगे। इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की है, एक एक्टिव मूवमेंट है, वो आयंस की है, जैसा कि सोडियम पोटाशियम, दैट इज़ थ्रू पंप। एक बल्क ट्रांसपोर्ट है, वो एक्सोसाइटोसिस, सेल से चीज़ों का बाहर निकलना, आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। एक है बल्क मूवमेंट में सेल के अंदर आना, ये एंडोसाइटोसिस है। इनटेक ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें भी एनर्जी लगती है एटीपी की फॉर्म में या एक मेम्ब्रेन की प्रेपरेशन की फॉर्म में एनर्जी सर्फ होगी, तो ये एंडोसाइटोसिस है, सेल के अंदर चीज़ों का होना। तो बेसिकली एंडोसाइटोसिस दो तरह की है, छोटे पार्टिकल का सेल में आना और बड़े पार्टिकल का सेल में आना, दोनों की डिटेल देखते हैं। ये फेगोसाइटोसिस है कि जिसमें पूरी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होके एक वैक्यूल की तरह काम करेगी। यहाँ पे देखें, सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस में ये वाला हिस्सा है कि ईटिंग ऑफ द सेल में जो मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इन्वेजिनेट कर गई और एक बड़े पार्टिकल को वैक्यूल की सूरत में अंदर लेके आ रही है। दिस इज फेगोसाइटोसिस। अब दूसरी सूरत में देखें, ये छोटे पार्टिकल हैं, मेम्ब्रेन तो इन्वेजिनेट हुई है मगर उसके बाहर ये कोट प्रोटीन लगी हुई है। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, ये साइज़ में छोटी होती है, ये साइज़ में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, फेगोसोम। ये दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ फेगोसोम। तो कैथोड वेजिकल बहुत छोटी होती हैं फेगोसोम की निस्बत, साइज़ में आप याद रखें। और ये सल्यूट पार्टिकल है जो इसके अंदर आ जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करेगी और उसकी इन्वेजिनेशन इसकी निस्बत साइज़ में थोड़ी होगी। तो एंडोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ मटेरियल दैट कैन बी इनगल्फिंग ऑफ द सेल, लार्जर पार्टिकल
दैट कैन बी पिनोसाइटोसिस, स्मॉलर पार्टिकल। तो न्यूरॉन भी ट्रांसमिट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक थोड़ा सा व्यू है, एक एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए आप इसको देख लें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू लिपिड बाइलेयर, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, स्मॉल अनचार्ज। फिर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखें, है ये भी हाई टू लो कंसंट्रेशन मगर थ्रू कैरियर प्रोटीन। अब ये चैनल्स हैं, इसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही, तो हम इसको भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे, बट दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज हो रही है, क्यों? ये दो मॉलिक्यूल इधर कम है, इधर ज़्यादा है, और अगेन इनकी ट्रांसफ़र इस तरफ को ही हो, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से इधर ये ज़्यादा मॉलिक्यूल है, इधर कम है, तो ये मॉलिक्यूल अगर बाहर जाएगा ज़्यादा की तरफ, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जब भी मूवमेंट होगी, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू प्रोटीन्स। ये सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, वो नर्व इम्पल्स के सिलसिले में, तो एनर्जी इसमें यूज़ होती है। तो जिसमें एनर्जी यूज़ हो, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, थ्रू पंप्स हो, जैसा कि एटीपी हाइड्रोलिसिस है, हम इस सारे सिलसिले को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आप याद रखेंगे, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर फेगो एंड पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये उसकी एक समरी है, ये जो आप याद रखें। फंक्शंस के हवाले से आप इसको बना लें, नोट कर लें, याद रखें, तो आपको एक फ्लो शीट की सूरत में ये मिल जाएगी। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ख़त्म हुआ। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें ये आता है कि डिस्कस द मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आएगा कि ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसमें आए शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको जब हम होमवर्क देंगे, तो होमवर्क आपको कल या परसों लिख के देंगे, वो आपने करना है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और डिफरेंशिएट बिटवीन पिनो एंड फेगोसाइटोसिस। ये डिफरेंसेस तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर मल्टीपल चॉइस हैं इसमें, ये सारा होमवर्क बना के आपको दे देंगे नेक्स्ट, या भी इसी लेक्चर के एंड पे आपको होमवर्क इसमें मिल जाएगा। सो आपने उसको अटेम्प्ट करना है, उसके आपके क्रेडिट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।